नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के सितारे वाकई ठीक नहीं चल रहे हैं। अब 3 दिन पहले मोदी जी के बॉस मोहन भागवत ने उन्हें रिटायरमेंट शॉक दिया और आज मोदी जी के सबसे अहम सहयोगी नायडू बाबू, उन्होंने बड़ा झटका दे डाला है। अब जिस नायडू बाबू के समर्थन से मोदी जी की सरकार चल रही हो, जिस नायडू बाबू के एहसान तले मोदी जी दुनिया भर में घूम रहे हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, एक तरह की बादशाहत चल रही हो जिस वजह से मोदी जी की, वही वजह यानी नायडू बाबू ने आज मोदी जी के बिहार प्रोजेक्ट पर पानी फेर दिया, नए सिरे से पानी फेर दिया। अब दोस्तों, यूं तो नायडू बाबू बड़े ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, सोच समझकर फैसला लेते हैं, लेकिन अचानक उन्होंने ये झटका मोदी जी को क्यों दिया, इसका असली मकसद क्या था, ये तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन नायडू बाबू ने ऐसा क्या कर दिया कि गुजरात लॉबी की नींद उड़ी हुई है। दरअसल जिस वोट के खेल से मोदी और शाह इस बार बिहार का चुनाव जीतने का प्लान बना रहे थे, उसी वोट के खेल पर चोट कर दी है, गहरी चोट कर दी है नायडू बाबू ने। नायडू बाबू की पार्टी टीडीपी ने आज चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कहा है कि बिहार में जो खेल हो रहा है, बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, अनाप शनाप दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा सर्वे, ऐसी वोटर लिस्ट हमारे आंध्र प्रदेश में मत करिएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। यानी बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है, वोटर लिस्ट का खेल कर रहा है बिहार में, उसको सरासर गलत बताया है मिस्टर नायडू ने और मिस्टर नायडू की पार्टी ने। अब दोस्तों, जिस तरह नायडू बाबू ने बिहार में जो कुछ हो रहा है, वोटर लिस्ट को लेकर जो गड़बड़ झाला हो रहा है, उस पर जिस तरह से सवाल उठाए लिखा पढ़ी में, जिस तरह से नायडू बाबू और उनकी पार्टी ने एतराज किया है, उसके आगे मोदी जी और शाह साहब को तो झुकना ही होगा। किंग मेकर के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर मोदी शाह झुकते हैं तो फिर उनके इलेक्शन कमीशन को भी झुकना पड़ेगा। और आज जिस तरह की सख्त चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को टीडीपी ने, नायडू बाबू की पार्टी ने, उसमें वैसे तो कई शर्तें हैं, कई ऐसे सुझाव हैं, कई ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो शर्तें हैं वो शर्तें नहीं हैं, सुझाव नहीं है, वो फरमान है। किंग मेकर का फरमान ही होता है, क्योंकि आज जो हैसियत नायडू बाबू की इस सरकार में है, उस फरमान को, उस आदेश को इनकार नहीं कर सकता है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज किया जा सकता है, नायडू बाबू को नहीं। ये सच्चाई है आज की तारीख में। अब दोस्तों, ये जो चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को टीडीपी ने, हालांकि है तो वो सुझाव, सजेशंस हैं, लेकिन मैंने उनको कंडीशंस कहा है, शर्तें कहा है, क्योंकि हैसियत आज किंग मेकर की है नायडू बाबू की। पहली शर्त क्या है? नायडू बाबू की जो पहली शर्त या पहला सुझाव है वो ये है कि जो बिहार में जिस तरह से स्पेशल रिवीजन हो रहा है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की एक बड़ी कवायद हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, उन्होंने कहा कि ये चुनाव से एन वक्त पहले नहीं की जाएगी। यानी बिहार में 2 महीने पहले जो एक्सरसाइज हो रही गलत है। नायडू बाबू ने कहा है कम से कम 6 महीने पहले की जानी चाहिए। यानी अगर अक्टूबर में या नवंबर में चुनाव है, अक्टूबर में पोलिंग है, तो ये काम आप फरवरी में करिए, जनवरी में करिए, मार्च में करिए, 2 महीने पहले नहीं। अब इस तरह से देखें तो एक तरह से जो इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है नायडू बाबू की नज़र में वो गलत है, उसको बंद करना चाहिए। दूसरा पॉइंट सुझाव कहिए, शर्त कहिए कि जिनका लिस्ट में नाम है वोटर लिस्ट में, उनसे आप दस्तावेज मत मांगें। बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इशारों में कहा था इलेक्शन कमीशन को कि साहब आप अगर चाहें तो आधार कार्ड पर विचार कर सकते हैं, राशन कार्ड पर कर सकते हैं, लेकिन नायडू बाबू क्या कह रहे हैं? उनका कोई दस्तावेज नहीं मांगी। अगर इलेक्शन कमीशन में नाम है पुराने आधार कार्ड को लेके, तो नाम बरकरार रखिए, शक्ल देखिए, पहचानिए और क्लियर करिए। नंबर 3 इसलिए मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट के बहाने नागरिकता चेक की जा रही है, मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है, इस तरह की बातें हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक ठीक ठाक है। पहले नायडू बाबू को वोट देता था, बीच में नाराज़ हो गया वक्फ के मामले में, अब उसी को रिझाने की कोशिश है। और इसलिए नायडू बाबू ने कहा है कि वोटर लिस्ट में ही सुधार करिए, ये नागरिकता, सिटीजनशिप, ये काम आपका नहीं है।
ये आप मत करिए। और चौथी शर्त या चौथा सुझाव नायडू बाबू का इलेक्शन कमीशन को ये है कि साहब, अगर नाम आप किसी का काट रहे हैं, जो भी कारण हो, या आधार कार्ड नकली हो या वो रहता नहीं हो, जो भी वजह हो, तो फिर आप उस आदमी को, उस वोटर को पूरा मौका दीजिए, समय दीजिए कि वो अपनी बात इलेक्शन कमीशन या उनके अधिकारियों से कह पाए। तो कुल मिलाकर आप देखें कि मोदी जी का जो प्लान था, जिस तरह का कि पासपोर्ट लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, जो दस्तावेज बिहार में ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, वो जो प्लान था उसी पर पानी फेर दिया, यानी सिरे से खारिज कर दिया। किसने किया? किंग मेकर ने। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नायडू बाबू ने जब ये चिट्ठी भेजी, यानी टीडीपी ने जब चिट्ठी भेजी, डेलीगेशन गया चुनाव आयोग, उस वक्त नायडू बाबू दिल्ली में ही हैं। जी हाँ, दिल्ली में हैं आज की तारीख में। और वो ना सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं, वो अमित शाह से मिलकर ये बातें भी कर रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, नागरिकता मत देखिए। तो अमित शाह से भी मिल रहे हैं, चिट्ठी भी लिख रहे हैं, दिल्ली में भी हैं। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई नायडू बाबू के इस एतराज़ ने, सख्त एतराज़ ने, लिखा पढ़ी में एतराज़ ने बीजेपी के प्रोजेक्ट बिहार, यानी बिहार के प्लान पर पानी फेर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। और सवाल नंबर 2 जो मैंने शुरू में किया था कि नायडू बाबू ने अचानक ये सब क्यों किया, इसके पीछे असली मकसद क्या है? नायडू बाबू इस एक्सरसाइज को रोकना क्यों चाहते हैं? भले ही एडवांटेज इंडिया अलायंस हो, ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं? असली मकसद क्या है? ये मैंने आपसे सवाल शुरू में किया था, इसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ नायडू बाबू के बड़े पुराने दोस्त, जो उनको पिछले 30-32 साल से कवर कर रहे हैं, नायडू बाबू को, नायडू बाबू से घुले मिले, नायडू बाबू की रग रग से वाकिफ़ हैं, उमाकांत लखेड़ा साहब। आज मैंने उनको भी न्योता दिया कि आप आइए, बताइए भाई नायडू बाबू के माइंड में क्या है, क्यों ऐसा किया। उनको सुनिएगा। ओंकारेश्वर पांडे बिहार के पत्रकार हैं, दिल्ली में स्थापित हैं, उनसे भी मैं कुछ सवाल करूंगा इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर, क्या इम्पैक्ट होगा। पांडे जी को सुनिए, लखेड़ा साहब को सुनिए, तस्वीर एकदम क्लियर होगी। लखेड़ा साहब, आपकी तो बड़ी गहरी दोस्ती थी नायडू बाबू से, चाय पीते थे, इडली खाते थे आंध्र भवन में जब वो दिल्ली आते थे, और दोस्ती भी 25-30 साल पुरानी है। ये नायडू बाबू को क्या हो गया जो नाराज हो गए मोदी जी से, इलेक्शन कमीशन से? क्योंकि इलेक्शन कमीशन और मोदी जी, यानी बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन में लोग अब ज्यादा फर्क नहीं मानते। तो ये जो नायडू बाबू ने 440 वोल्ट का करंट दिया है, ये क्या वजह क्या है? ऐसा तो नहीं है कि नायडू बाबू को लग रहा है कि भाई मेरी वोटर लिस्ट भी कहीं ना कहीं खराब ना कर दे मोदी जी? देखिए दीपक जी, जब दूसरों का घर जल रहा होता है तो भीतर से उनको बड़ी, कई लोगों को बड़ी खुशी होती है कि उसका घर जल रहा, हमारा तो जल ही नहीं रहा, हमें क्या दिक्कत होती है, कि फर्क पंडा पंजाबी में कहते हैं। तो जब चंद्रबाबू नायडू को लगा कि ये जो बिहार में आग लगाई गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा, जो उत्पात बिहार में हो रहा है इलेक्शन कमीशन की देखरेख में, उसकी प्रेरणा से, उसके संयोजन से जी, वो उसकी आज जो है इलेक्शन कमीशन ने 4 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम इस एक्सरसाइज को पूरे देश में लागू करेंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव संपन्न कराना, जो अवेलेबल सूची है, उपलब्ध जो सूची है आपके पास, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हम पूरे देश में से लागू कराएंगे। अब चंद्रबाबू नायडू ने 4 दिन पहले बोला कि आंध्र प्रदेश और साउथ के लोग भी ज्यादा बच्चे पैदा करें, वो तो अपनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं और ये और मुसीबत उनके गले में डाल रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो बिहार से जो बवाल मचाया गया है, ये धीरे धीरे करके अगर पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा, और जिस तरह से जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वो प्रक्रिया तो बहुत खतरनाक है। उस प्रक्रिया में तो कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा, बाकी आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो इनको लगा कि हमारी भी नाव डूब सकती है, हमारे भी वोटर काटे जाएंगे, तब कहां जाएंगे? सीधी सी बात। गॉट इट। चलिए भाई लखेड़ा साहब, खुलकर बोले अपने मित्र के बारे में, नायडू बाबू के बारे में। ये कह रहे हैं कि बिहार की आग आंध्र प्रदेश भी जा सकती, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है, जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है अमित शाह का, ये एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश भी पहुंच सकती है, और तब कहीं ना कहीं उनकी जो वोटर लिस्ट है वो डिस्टर्ब हो सकती है नायडू बाबू की। पांडे जी, मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं आलोचना करी थी इस इलेक्शन कमीशन की, लेकिन नायडू बाबू ने तो आज सीधे सीधे कह दिया है कि एक तो आप आलतू फालतू दस्तावेज ना मांगे, यानी आधार ही मांगे, दूसरा पब्लिक को परेशान ना करें, वोटर को परेशान ना करें, 6 महीने पहले आप एक्सरसाइज मत करें, और चौथी सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा है कि भाई इस एक्सरसाइज में सिटीजनशिप मत देखिए, नागरिकता मत देखिए, डोंट सी सिटीजनशिप।
ये मत करिए आप गलती। ये जो नायडू बाबू का झटका है, क्या मोदी और अमित शाह को आज रात में नींद आएगी? एक तरह से धमकी है, चैलेंज है कि भाई इसको ठीक करो वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है एक बहुत बड़ा, मैं कहूं चपत तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा शॉक दे दिया है मिस्टर नायडू ने मिस्टर मोदी को? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सीधी सीधी खतरे की घंटी है। और ये अब दूसरा मौका दे रहे हैं जिसमें नायडू वक्फ वाले पे उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था फाइनली। अब ये दोबारा आपने एक मौका दिया है। देखिए, नायडू रोज रोज नहीं बोलते। वो पॉलिटिकल पार्टी हैं कि एनडीए अलायंस में रह के भी बड़े खामोशी से पूरी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। रोज की खिच वो नहीं करते। लेकिन अगर नायडू कुछ कह रहे हैं, अगर वो लेटर लिख रहे हैं कि ऐसा हो, तो ऐसा होना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाथ में उनके चाबी मौजूद है। वो जब चाहेंगे उसका जो है वो ताला खोल के बाहर निकल आएंगे एनडीए से। तो ये सीधे सीधे मैं मानता हूं कि मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अगर उसको वो समय रहते समझ ले। जी, मतलब पांडे जी, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा ताकत नायडू बाबू की है? बिल्कुल है। आज की तारीख में उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं के सहारे ये सरकार चल रही है। और सरकार मनमानी करे, किसी एक जगह छोटे मोटे लेवल पे करे, अपने पार्टी के लिए करे, वो ठीक है। लेकिन जो बिहार में होने जा रहा है उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ने जा रहा है। कल को आंध्र प्रदेश में भी पड़ेगा। दक्षिण भारत के राज्यों का वैसे भी दबाव चंद्रबाबू नायडू पर है कि आप इस सरकार में हैं तो आप इस सरकार के पाप के भागीदार भी हो रहे हैं। तो कम से कम वहां आपको खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, जहां ये सरेआम ये सरकार गलत कर रही है, जिसको देख के देश में एक चिंता व्याप्त है। डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब नहीं आया है। उल्टा जो बीएलओ और वहां पर जो जांच कर रहे हैं पत्रकार, उनके ऊपर आप एफआईआर कर रहे हैं। तो ये किस तरह की चीजें चल रही हैं? जी 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 जी। लखेड़ा साहब, क्या मिस्टर नायडू को मोदी और अमित शाह नो कहने की हैसियत में है? आज की तारीख में नो कह सकते हैं? क्या अब अमित शाह को अपने ही माथत ज्ञानेश कुमार, जो उनके बड़े आप कह सकते हैं ब्लू आइड ऑफिसर थे, कहीं ना कहीं उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई अब रोक दीजिए इसको, नायडू बाबू का मामला है? क्या आपको लगता है कि नायडू का ये जो फरमान है, ये जो चिट्ठी है, ये खतरे की चिट्ठी है मिस्टर मोदी के लिए, एंड मिस्टर मोदी कैन नॉट अफोर्ड? नो नहीं कह सकते, ना नहीं कह सकते, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट बात यह है कि अभी चंद्रबाबू नायडू लास्ट ऑप्शन होगा। जब कहीं नहीं बचेंगे वो तब जाकर के मोदी के रिजिम से वो अपने संबंध खत्म करेंगे। आखिरी निशाना होगा, आखिरी हथियार होगा ये आखिरी क्षणों तक ये मोदी के साथ होंगे। लेकिन आज जो हालात, जो परिस्थिति बिहार के बाद पैदा हुई है, चंद्रबाबू नायडू को ये लग रहा है कि अगर ये आग लगी, जैसा मैंने पहले बताया, तो उनका अपने राज्य में अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साउदर्न इंडिया में जो रिजेंटमेंट्स आ रही है, जो ग्रास रूट लेवल की, जो छोटी जातियां हैं, कमजोर जातियां हैं, माइनॉरिटीज है, इनमें जो दहशत फैली हुई है, तो दहशत पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक दहशत है। तो मेरा सवाल ये है लखेड़ा साहब, ये जो डीलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज कर रहे थे जनसंख्या के आधार पे, जिस पर नायडू बाबू ने ऐतराज किया था, और जैसे ही नायडू बाबू ने ऐतराज किया, वो फाइल जो है कहीं ना कहीं मोदी जी के कबर्ड में, अलमारी में बंद हो गई, उसके बाद से निकली नहीं। क्या आपको लगता है कि अगर आज नायडू बाबू ने कहा है कि ये एक्सरसाइज गलत है इलेक्शन कमीशन की, तो आपको लगता है फाइनल वर्ड है और मोदी मान जाएंगे, इलेक्शन कमीशन मान जाएगा? क्योंकि मोदी मान गए तो इलेक्शन कमीशन मान गया। क्या आपको लगता है? जी जी जी, मैं आपकी बात बिल्कुल, देखिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत चालाक पॉलिटिशियन है। मैंने उनके 30-35 साल में बहुत सारे रंग उनके देखे हैं मैंने दिल्ली में, और वो पावर पॉलिटिक्स के केंद्र रहे हैं, हर रिजीम में रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि चंद्रबाबू नायडू ने ये पत्ता जो फेंका है, एक तो अपनी पोजीशन को उन्होंने अलग कर लिया है कि आपके पाप कर्मों में या आपके गलत कामों में मैं शामिल नहीं हूं, रिकॉर्ड में ले आए। अपनी जनता को, जो उनको अपना सपोर्ट बेस है, उसको उन्होंने अलर्ट कर दिया कि इनके पाप कामों में मैं शामिल नहीं हूं। मैंने इनको चिट्ठी लिख दी थी इलेक्शन कमीशन को, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि देखिए, ये पूरा जो बिहार का मामला है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है।
21 तारीख तक इनको इलेक्शन कमीशन को 28 काउंटर एफिडेविट 21 तारीख को 28 करना है, ये डेट ने 21 तारीख को डेट है, 21 तारीख तक का काउंटर एफिडेविट फाइल करना है और 28 तारीख को हियरिंग होनी है। तो फाइनल हियरिंग से पहले अभी कई दिन, अभी क्योंकि 10-12 दिन बचे हुए हैं, तो ये घाट घाट का पानी पिला सकता है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लग रहा है कि ये भी बात चंद्रबाबू नायडू के नॉलेज में है, संज्ञान में है कि जो हालात आज बिहार से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो बहुत खतरनाक रिपोर्ट्स आ रही है। वहां तो पूरी गैम्बलिंग हो रही है, वहां तो पैसे देकर के वोटर लिस्ट में नाम दिए जा रहे हैं, धंधेबाजी हो रही है। और क्या ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर नहीं कर रहा हर चीज को? तो चंद्रबाबू नायडू को ये अच्छी तरह पता है, उनके भी लीगल एडवाइजर है सुप्रीम कोर्ट में, उनके वकील है जिनको कईयों को तो मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा होगा भैया अपनी पोजीशन क्लियर कर लो, यहाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट ये है कि देखिए आरएसएस ने आंखें तरेरी हुई है मोदी जी पर, और इनके 2 महीने बाद ये 75 साल के पूरे होने वाले हैं। प्रेशर बिल्डअप हो रहा है चारों तरफ से। तो मोदी जी के लिए वो उस प्रेशर से वो कहां से निकलेंगे? ये एक नई मुसीबत का पहाड़ होगा। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो इलेक्शन कमीशन को एडवाइस करें कि भैया ये गर्म दूध को किनारे करो, ये जो है हमें पॉलिटिकल जो आफत है ये खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। जी, बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के जरिए मोदी और शाह जो खेल कर रहे हैं चुनाव का, वोटर लिस्ट का, इस पाप में, इस अपराध में, इस गड़बड़ी में नायडू बाबू अपना दामन जो है वो जलाना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि भाई मैं इस पाप का भागीदार नहीं हूं, भले ही मैं बैसाखियों पे इनको जो है समर्थन दे रहा हूं। तो नायडू बाबू ने आज पोजीशन क्लियर करी और कहा कि ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली गलत है, इलेक्शन के 6 महीने पहले एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से वोटर्स जो गरीब हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए। आधार कार्ड को मानिए, राशन कार्ड को मानिए, और ये पासपोर्ट और ये सारे चोचलेबाजी बंद करिए। इस तरह का मैसेज आज स्ट्रेट दिया है। ओंकारेश्वर जी, अगर मान लीजिए अमित शाह अपनी जिद पे अड़ जाएं, इलेक्शन कमीशन अड़ जाए कि नहीं साहब हम तो ये एक्सरसाइज करेंगे, अब हमारी भी आन बान शान है, हम भी तो कुछ हैं, अगर टकराव हो गया कि नायडू बाबू की बात नहीं मानी गई, फिर आपको क्या दिखता है? उथल पुथल दिखती है आपको? देखिए, ये सरकार वैसे ही जो है बहुत ऐसे माने बहुत मुश्किल स्थितियों में इस समय है, चारों तरफ से आलोचनाओं में घिरी है। विदेश नीति को लेके, रक्षा को लेके, आर्थिक नीति को लेके, अन्य राजनीतिक जो नीतियां हैं उनको लेके, तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 कोalition पार्टनर्स इनको बचाए हुए हैं। संघ की ओर से खुला दबाव है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि अगर आपको शॉल ओढ़ाया जाने लगे तो आपको किनारे हो जाना चाहिए। और आपको मालूम है कि एनडीए सरकार के तीनों महत्वपूर्ण नेता 74 और 75 के बीच के हैं। सबसे जूनियर उसमें नीतीश कुमार ही हैं। चंद्रबाबू नायडू 75 के हो चुके, मोदी जी 75 के होने जा रहे हैं, और 75 पार के बाद जो इनका अपना सेट किया हुआ नियम है, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी से रिटायर किया, उसकी तलवार भी इनके सर पे स्वयं आ खड़ी हुई है, और जिसका नैतिक दबाव अब संघ बना रहा है, पार्टी के भीतर से बन रहा है। ऐसे समय में अगर इनका कोई अलायंस पार्टनर नाराज होता है, इसको ये वहन नहीं कर सकते। ये इस स्थिति में नहीं है कि इस समय किसी अलायंस पार्टनर को नाराज करके और आगे बढ़े, क्योंकि आप कारण दे रहे हैं, आप स्वयं कारण दे रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा कारण नहीं, ये पब्लिक कॉज है। पब्लिक कॉज, कोई पर्सनल नहीं कि चंद्रबाबू नायडू का आपने बजट रोक लिया, कोई उनके प्रोजेक्ट पास नहीं किए, ये तो नेशनल कॉज आप उनको दे देंगे। अगर जिस दिन चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे पर वो खींच लिए, तो सोचिए दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, सबके वो हीरो बन जाएंगे। ऐसी गलती मुझे लगता नहीं है कि सरकार करेगी, और करेगी तो मैंने जैसा पहले कहा कि ये खतरे की घंटी है, सरकार को इसको समझना होगा, या सरकार समझ भी रही होगी। जी, पांडे जी का कहना है कि सवाल ही नहीं है कि मोदी जो है नायडू का जो फरमान है, जो उनकी चिट्ठी, उसको नजरअंदाज कर सकें, इलेक्शन कमीशन को मनाना ही पड़ेगा। और अगर हम सेटिंग की बात कर रहे हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन पीछे हटता है तो इसका मतलब मोदी शाह की तरफ से कोई मैसेज गया कि भाई नायडू बाबू का मामला है, नाउ स्टॉप इट। तो ना नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ना कहेंगे मोदी
तो कुछ भी फिर हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है उनकी सरकार को, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर और उसकी जो नॉब है वो नायडू बाबू के हाथ में, ये बता रहे हैं वो। तो क्या माने लखेड़ा साहब, 30-40 सेकंड बचे हैं, सिर्फ 30-40 सेकंड बचे हैं, क्या माने कि अब ये जो पूरा खेल था मिस्टर अमित शाह का या ज्ञानेश कुमार का, अब ये द एंड हो गया, पानी फिर गया इस पर, भैंस पानी में गई? देखिए, ये तो बहुत साफ है कि अब इनको ये रोकना पड़ेगा। बिहार की जो प्रोसेसिंग है वो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके गठबंधन के भीतर से ही आवाजें उठने लग जाए, भाई अपोजिशन तो इतना एग्रेसिव पहले से ही है, जब गठबंधन के भीतर से ये आवाज उठने लग जाए, और चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को, उनके तो मंत्री भी शामिल है इस सरकार में, अभी सेशन, पार्लियामेंट का सेशन 21 तारीख से शुरू हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि एक दिन भी ये सेशन चल पाएगा। और ये जो पहलगाम से लेकर के बिहार के रिविजन्स का जो मुद्दा है, ये बहुत खतरनाक स्थिति पर उन्होंने पार्लियामेंट को ले आएंगे। और एक बात और है कि ये जो बीजेपी का जो एजेंडा है वो वन नेशन वन इलेक्शन, इसके सबसे बड़े शिकार तो चंद्रबाबू नायडू खुद होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो उनके 4 साल बचे हैं सत्ता के। तो ये अगर अगले साल वन नेशन वन इलेक्शन ले आए तो कहानी दिन की दुकान बंद हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा झगड़ा मोल लेंगे और टकराव मोल लेंगे। जी, एक बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही, क्योंकि तजुर्बा है तो कहीं ना कहीं तजुर्बा सामने आता है। ये कह रहे हैं कि भाई ये आवाज जो है ये बीजेपी के भीतर से नहीं है, आरएसएस से नहीं है, ये एनडीए से ये सवाल उठा है, और एनडीए के सबसे बड़े धड़े इस वक्त नायडू बाबू वो आवाज उठा रहे हैं, और सरकार एनडीए की वजह से चल रही है, नॉट बीजेपी की वजह से। एक 30 सेकंड में एक लास्ट आपसे मैं एक रिमार्क चाहता हूं पांडे जी, क्या आपको भी लगता है कि अब ये जो सारा खेल था, वोटर लिस्ट का जो गेम था, अब कहीं ना कहीं इसमें पानी फिर गया है? 30 सेकंड। देखिए, अगर पानी नहीं फिरा तो सरकार खतरे में है, ये भी समझिए। पानी फिरने की समस्या ये है कि मोदी जी को हर हालत में बिहार जीतना है। बिहार जीत के वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए मेरी लोकप्रियता बरकरार है, इसलिए मेरे उम्र पर मत जाइए, 75 साल पर मत जाइए। तो वो चाहते हैं कि बिहार जीतने के बाद वो संघ का जो दबाव है कि रिटायर हो जाओ, वो रिटायर ना हो, और आगे का रास्ता इसके लिए साम दाम दंडभेद बिहार में चुनाव आयोग के जरिए या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए या रणनीति बना के किया जा रहा है। इसी को रोकने के लिए आप करें, आप पॉलिटिकल पार्टी, आप वैसे भी सत्ता में है बीजेपी वहां पर उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ, तो लेकिन अब आप रिटेन करने के लिए इस तरह का सहारा लेंगे, और ऐसा सहारा लेंगे जो पूरे देश में फिर इस कवायद को आप लागू करने वाले हैं, ये देश की पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल ही जो है स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ये खतरा है, और ये फ्रेजाइल सिचुएशन में प्रधानमंत्री मोदी क्या फैसला करते हैं, अभी तो वो मालदीव जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो फैसला करेंगे, लेटर पर देखेंगे या क्या करेंगे, इस पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि बिहार न तो महाराष्ट्र है न हरियाणा है। अगर बिहार में इस तरह का कुछ हुआ और बिहार के युवा फिर खड़े हुए तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जी, बहरहाल दोनों हमारे एक्सपर्ट हैं। लब्बो लुआब ये है कि चिट्ठी भले ही नायडू बाबू की पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लिखी गई हो, दबाव में भले ही इलेक्शन कमीशन आया हो, लेकिन प्रेशर जो है वो मोदी और शाह पर है। जो प्लान है, जैसा लोग कहते हैं पर्दे के पीछे, वो अमित शाह का ही प्लान था कि वोटर लिस्ट के बहाने सिटीजनशिप भी चेक करना है, वोटर लिस्ट को ट्रिम करना है, नाम काटने थे। ये सारे खेल को जो सुप्रीम कोर्ट खुलकर नहीं रोक पा रहा था, नायडू की एक चिट्ठी ने कहीं ना कहीं हिला दिया है सरकार को। और अगर सरकार पे प्रेशर है तो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है तो सरकार पे दबाव है। और हमें देखना होगा, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कि ये जो फिलहाल वोटर लिस्ट का जो एक गेम था, कॉन्स्पिरेसी थी, इस पर पानी फिर चुका है। पांडे जी, आपने समय निकाला आज बहुत शॉर्ट नोटिस पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने भी आज, लखेड़ा साहब भाई पुराने मित्र हैं, लेकिन आप की जो बातचीत थी उससे ऐसा नहीं लगा, बहुत ही निष्पक्ष और बेखौफ बातें आपने करी। नायडू बाबू पर भी आपने रियायत नहीं करी। थैंक यू सो मच फॉर दिस बोल्डनेस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।